नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। बहादुरपुरा के मजलिस लीडर असम्बली मौजम खान ने आज बल्दी डिवीजन रमनसपुरा का दौरा किया। उन्होंने ख्वाजानगर बस्ती नबी करीम में 40 लाख रुपये मालियती सीवरेज लाइन और CC रोड के कामों का आगाज किया। इस मौके पर कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुबीन, JSMC के आला अहदेदार और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रमनसपुरा डिवीज़न में एक इनाग्रेशन ख्वाजानगर में किया गया है और दूसरा इनाग्रेशन बस्ती नबी करीम में किया गया है। ख्वाजानगर में तकरीबन 15 लाख रुपए की सीवर लाइन डलाई जा रही है और इस बस्ती नबी करीम के अंदर 10 लाख रुपए की CC रोड है और 15 लाख रुपए की सीवर लाइन है, 10 लाख रुपए की पानी की लाइन है। इस एरिए के रमनसपुरा डिवीज़न के बस्ती नबी करीम और ख्वाजानगर के डिवीज़न के ख्वाजानगर इलाके के सदर इफ्तिदाई मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन वो वर्कर्स मौजूद थे। मैं आपके चैनलों के ज़रिए आज एक मर्तबा फिर कहना चाह रहा हूँ, ये बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी कामों की बुनियाद पर पहचानी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जब आवाम के दरमियान में जाती है, आवाम से ये वायदा करती है, आवाम को ये कहती है कि हम आवाम के साथ हैं, आवाम के तकालीफ़ों में आवाम का साथ देंगे, उनके महलों के मसाइल में उनका साथ देंगे। उसका नतीजा आज आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यही मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी आज महलों में हो रही है। जहाँ पर भी सीवर लाइन की ज़रूरत है, वाटर पाइपलाइन की ज़रूरत है, NP2 पाइपलाइन की ज़रूरत है, CC रोड्स की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिकल बंच केबल्स की ज़रूरत है, सारे काम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन करा रही है। उसके अलावा शादी मुबारक स्कीम, वीडो पेंशन्स, ओल्ड एज पेंशन्स और दीगर जो भी काम होते हैं, आवाम दारुसलाम आती है, सदर मोहतरम जनाब आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात करती है, MLA से मुलाकात करती है, कॉरपोरेटरों से मुलाकात करती है। उसका नतीजा आज आप देख सकते हैं हर महल्ले में किस तरीके से डेवलपमेंट आ रहा है। यही काम की बुनियाद के ऊपर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम चाहती है। आवाम जब मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का साथ देती है, आवाम जब मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के साथ रहती है, तो हमारे पार्टी का फ़रीज़ा बन जाता है कि आवाम को सहूलत पहुँचाए। उनके बस्तियों में, उनके महलों में जो भी उनको तकलीफ़ है, उनको जो भी सहूलत होना चाहिए, वो सारे काम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कर रही है। इंशाअल्लाह ताला और भी काम करेगी इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन। शुक्रिया। चुड़ी बाजार में वाक़े तकिए कौसर बख्त जो घोड़े की खबर के नाम से भी मशहूर है, वहाँ गैर समाजी अनासर ने खबरों को मसमार करके मलगिया तामीर कर दी हैं और इसे किराए पर भी दे दिया गया। हर मलगी का किराया 20,000 रुपये माहाना लिया जा रहा है। इसके अलावा 1 लाख तक 2 लाख रुपये पकड़ी की रकम भी वसूल की जा रही है। हैरत और अफसोस की बात है कि रियासती वक्फ बोर्ड इस मामले पर खामोश तमाशाई बना हुआ है। गैर समाजी अनासर वक्फ बोर्ड की आंखों में धूल झोंक कर ये सब कुछ कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि वक्फ बोर्ड फौरी हरकत में आए और गैर मजाज तामीरात को मुनज़्ज़म करके कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। मेरा नाम सैयद ख्वाजा है, मैं घोड़े खबर पे रहता हूँ और सामने जो मड़गियाँ वड़गियाँ बना रहे एतबार बुखारी शाह दरगाह का नाम है, उन्हीं का कब्रिस्तान है। सामने जो बाउंड्री तोड़ के खबरा मेट के मड़गियाँ डाल के जो 20-20 हज़ार रुपये किराया ले रहे, क्या 1-1 लाख रुपये एडवांस ले रहे। औक़ाफ़ बोर्ड की जगह है, औक़ाफ़ बोर्ड कुछ नहीं कर रही। हम चाह रहे हैं औक़ाफ़ बोर्ड कुछ करना। पहले कौन से नाम से कब्रिस्तान? पहले नाम कब्रिस्तान का कौसर बख्श तकिया था। अब हाल में उसका नाम 150 साल पुराना नाम जो घोड़े खबर है, 400 साल पुराना नाम तो कौसर बख्श तकिया था। और एक सामने का रहीम कब्ज़ा करा नवाब का कब्रिस्तान है, बल्कि उन्हें जो पहले घर बना लिया, फिर उसके बाद पूरी खबरा मेट के बाउंड्री बना के 2 लाख रुपये एडवांस लिया रहीम, 20,000 रुपये किराया लिया मारवाड़ी से। हमारी औक़ाफ़ बोर्ड क्या कर रही है? कुछ ना कुछ एक्शन करना पड़ेगा औक़ाफ़ बोर्ड को। हमारी इंतजा है औक़ाफ़ बोर्ड से। चेयरमैन सलीम साहब से ये गुजारिश है मेरी कि कब्रिस्तान को बचाया जाए। पूरे खबरा मेट के तमाम खबरा मेट के जो मड़गियाँ बना के किराए पे दे रहे, 20-20 हज़ार किराया, 1-1 लाख रुपये एडवांस ले रहे।
इन्हें भी वैसे कर रहा, सामने रहीम बोल के उन्हें भी वैसे कर रहा, पूरे खबरों को मेट के जो मड़गियाँ बना रहा। ये मलिया किसके है? ये इधर के मड़गियाँ तन्नू बशीर के है, उधर के जो मड़गियाँ बनाया हालाल में जो मारवाड़ी को दे रहा उसका नाम रहीम है। क्या पूरे खबरा मेट के जो है सो मड़गी बना के 1 लाख रुपये एडवांस 20,000 किराया बोल रहा। औखा बोर्ड से गुजारिश है हमारी सलीम साहब से कि कुछ करो खबरस्तान का, नहीं तो आगे चल के पूरा खबरस्तानी मेट के घर वो है बना लेते। कुछ करो, हमारी गुजारिश है सलीम साहब से। अभी मैं हजौज में कंप्लेंट दे के आया हूँ अच्छा बूढ़े खबर की। और हमारी गुजारिश है सलीम साहब से कि हिफाजत करो खबरस्तान की। पूरा खबरस्तान मेट के जो तो मड़गियाँ बना के किराए पे दे रहे हैं। हमारी गुजारिश है सलीम साहब से कि हिफाजत करो खबरस्तान की। इनकम टैक्स के अहदेदारों ने आज हैदराबाद में तेलुगु फिल्मों के मशहूर प्रोड्यूसर दुग्गुबती सुरेश के दफ्तर के अलावा रामा नायडू स्टूडियो पर छापे मारे और तलाशी ली। इसके दौरान कई अहम दस्तावेजात हुक्काम के हाथ लगे हैं। सुरेश बाबू रियासत तेलंगाना में कई थिएटरों के मालिक भी हैं। यह बताना जरूरी होगा कि कुछ दिन पहले इनकम टैक्स के हुक्काम ने मैत्री मूवी मेकर्स दिल राजू और KL नारायण के घरों पर और दफातर पर भी दावे किए थे। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, AC बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद। मिर्जा जिले में मिटपल्ली पुलिस स्टेशन के करीब कल रात एक 52 साल शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक डी परमेश जो डेयरी फार्म के बिजनेस से वाबस्ता था, एक बार में शराबनोशी के बाद वहां लोगों से झगड़ बैठा। इसी दौरान किसी ने उसे चाकू गोप दिया। साबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत आने वाले पुलिस स्टेशन नारसंगी में एक शख्स की मौत हो गई। बताया जाता है कि पुलिस ने अराजी के एक तनाज़े के सिलसिले में नईमुद्दीन को पुलिस स्टेशन तलब किया था, जहां उसके खल पर हमला हुआ और 5 मिनट के अंदर ही उसकी मौत हो गई। हालांकि उसे फौरी लंगर हाउस के एक दवाखाने को भी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। मरकजी वजारत दाखिला ने तमाम रियासतों से कहा कि वो ई सिगरेट पर पाबंदी लगा दे। चीफ सेक्रेटरीज और डायरेक्टर जनरल पुलिस के नाम रवाना करदा मकतूब में मरकजी हुकूमत ने बताया कि ई सिगरेट से अवाम खासकर नौजवानों की सेहत पर मुज़िर असरात मुरतब हो रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने सितंबर में इस सिलसिले में एक आर्डिनेंस भी मंजूर किया था। उसके तहत एक सब इंस्पेक्टर के रुतबे का ओहदेदार बिना किसी वारंट के किसी भी जगह छापा मारते हुए उसकी तलाशी ले सकता है और ममनुआ तंबाकू को जब्त कर सकता है। रायदुर्गम के एक हॉस्टल में एक खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पंखे से लटक कर खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक 24 साल हेरिनी गच्ची बोली की कंपनी में काम करती थी और उसका 2 साल कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर में खत्म होने वाला था, जिससे वो परेशान रह रही थी। चुनाचे उसने अपने रूममेट्स के चले जाने के बाद इकदाम कर दिया। पुलिस रायदुर्गम मसरूफ तहकीकात है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ
हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज राज्यसभा में बताया कि कश्मीर में हालात मामूल के मुताबिक हैं। ऐवान में अपोजिशन अरकान की तरफ से उठाए गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें यह कहते हुए एक किस्म का इत्मीनान होता है कि 5 अगस्त से अब तक कश्मीर में पुलिस की फायरिंग में एक भी शहरी हलाक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्कूल, दवाखाने, सरकारी दफातर मामूल के मुताबिक काम कर रहे, दुकानात वगैरह भी सुबह और शाम के औकात में खुलते हैं। कांग्रेस और दूसरी जमातों के अरकान ने उनकी तकरीर के दौरान मदाखलत की और उन पर झूठ बयानी का इल्जाम आयद किया। अमित शाह ने फारूक अब्दुल्ला समेत महरूस तमाम सियासी कायदीन की रिहाई के बारे में कुछ भी नहीं कहा। राज्यसभा के जिन अरकान ने अमित शाह से कश्मीर के मामले में जवाब तलब किया था उनमें कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद, NCP के मजीद मेमन और PDP के नज़ीर लावे शामिल थे। राष्ट्रपति महोदय, आज मैं इस सम्मानीय सदन के सामने एक ऐतिहासिक संकल्प और बिल लेकर उपस्थित हुआ। महोदय, मैं जो 2 संकल्प और बिल लाया हूं उसमें कई सारे सदस्यों ने कुछ शंकाएं व्यक्त करी हैं, कुछ अपने विचार रखे हैं, कुछ जेन्युइन कंसर्न भी सदन के पटल पर रखे हैं, कुछ अपनी पार्टी की विचारधारा को भी, लाइन को भी रखने का प्रयास किया है। मगर मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, एज अ लेजिस्लेटर, मैं जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से बनेगा। सभापति महोदय, मैं इसके विषय में जाने के पहले आज हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिन्होंने धारा 370 को हटाने के लिए शहादत दी, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी जरूर याद करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं उन 41,849 लोगों को भी याद करना चाहता हूं जो कश्मीर के अंदर 89 से लेकर 2018 तक जो रक्तपात चला, इसकी भेंट चढ़ गई। कह रहे हैं, कुछ सदस्यों ने कहा कि इसका हिसाब कौन देगा, क्या होगा। मैं पूछना चाहता हूं, ये 41,849 लोग घाटी के और कश्मीर के मरे, इसका हिसाब किसको देना है। और मुझे बहुत स्पष्टता है, ये 41,849 लोग, उनकी जान न जाती सभापति महोदय अगर धारा 370 न होती। पूरे सदन ने अलग अलग प्रकार से अपने विचार रखे और धारा 370 और 35A पर बहुत सारी बातें करी, मगर ज्यादातर बातें टेक्निकलिटी पर करी। धारा 370 की उपयोगिता के लिए शायद कोई कुछ नहीं था। किसी ने कहा कि इतिहास का हिस्सा है, भारत का वादा था, हमारा कमिटमेंट था, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर धारा 370 से भारत और विशेषकर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और विशेषकर घाटी को क्या प्राप्त होने वाला है वो किसी ने नहीं बताया। मगर मैं सबसे पहले, सब चीजों को मैं डील करूंगा सभापति महोदय, परंतु सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि धारा 370 ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और घाटी के लोगों का कितना नुकसान किया है। धारा 370 के रहते मैं आपको बताना चाहता हूं मान्यवर कि अभी बताया कि 35 से और धारा 370 जाने से क्या हो जाएगा।
मैं बताना चाहता हूं कि उदाहरण देकर माननीय देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान की रचना हुई, देश भर में पाकिस्तान से निराश्रित लोग आए, पाकिस्तान से शरणार्थी आए, कुछ पंजाब में गए, कुछ गुजरात में गए, कुछ महाराष्ट्र गए, कुछ जम्मू कश्मीर में भी गए। मान्यवर, जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान के शरणार्थी गए उनको आज तक नागरिकता नहीं मिली, वो वहां काउंसिलर भी नहीं बन सकते। क्या ये उनके साथ अन्याय नहीं है? अन्याय है या नहीं? और देश में क्या हुआ? इस देश को 2 प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों ने दिए, श्री मनमोहन सिंह और श्री गुजराल साहब। कोई प्रधानमंत्री तो बन सकता है, और जम्मू कश्मीर में जिसने शरण ली वो काउंसिलर नहीं बन सकता है। ये कहां क्या न्याय है? जो इसके पक्ष में खड़े हुए हैं उनको इसका जवाब देना चाहिए। ये कहां का न्याय है और क्यों ये अन्याय? मान्यवर, ये कहते हैं कि 370 और 35 से जाएगी तो कयामत आ जाएगी, और 370 के कारण ही जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा। मैं इसके बाद बताना चाहता हूं, मगर मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को, देश को और विशेषकर घाटी की जनता को बताना चाहता हूं कि 370 ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और विशेषकर घाटी का क्या नुकसान किया। मान्यवर, 370 के कारण जम्मू कश्मीर में कभी भी लोकतंत्र परकोलेट नहीं हुआ। 370 और 35 के कारण भ्रष्टाचार बड़ा फला फूला, बड़ा पनपा और चरम सीमा पर पहुंचा। 370 और 35 के कारण ही गरीबी घर कर गई। पूरे देश के अंदर विकास दिखाई पड़ता है। घाटी के गांवों को देखते हैं तब हृदय के अंदर संवेदना आती है, आंख में आंसू आते हैं कि आजादी के 70 साल के बाद ये क्यों गुर्बत में जी रहा है, क्यों गरीबी में जी रहा है। मान्यवर, वहां के आरोग्य को भी इतनी सुविधाएं नहीं मिली, आरोग्य की भी, उसका कारण भी 370 है। विकास नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर के विकास में बाधक भी 370 है। शिक्षा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के बच्चों को देश भर के शिक्षा संस्थानों में जाना पड़ता है, इसका भी कारण 370 है। ये 370 मान्यवर महिला विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है, आदिवासी विरोधी भी है और आतंकवाद की जड़ भी 370। मैं देख रहा हूं अभी सामने, मगर मैं सब चीजों का डिटेल जवाब देना चाहता हूं मान्यवर। सबसे पहले मैं लोकतंत्र की बात करूंगा। इस देश के अंदर संविधान का 73वां और 74वां संशोधन आया, मगर चूंकि 370 थी वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ। देश भर के अंदर स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी लेकर आए, मगर जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ। जब आजाद साहब मुख्यमंत्री थे तब भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वहां धारा 370 थी और वहां कॉन्सेंसस नहीं बन पाता था। मान्यवर, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव होते भी नहीं थे। आज भी वहां पर 73 और 74वां संशोधन लागू नहीं हुआ है। आज ये सदन पास करेगा, कल लोकसभा पास करेगी। 73 और 74वां संशोधन ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर को अप्लाई। मान्यवर, पंचायत के चुनाव वहां नहीं होते थे, नगर पालिका के चुनाव नहीं होते थे। लेजिस्लेटर सुनकर मैं 25 लोगों ने कहा कि लेजिस्लेशन को क्यों भरोसा में। मैं पूछना चाहता हूं, 40,000 से ज्यादा पंच सरपंच का अधिकार 70 साल तक ले लिया, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है 370। माननीय राष्ट्रपति शासन हुआ, राष्ट्रपति शासन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया और जम्मू कश्मीर के पंचायत एक्ट के तहत वहां चुनाव हुए। आज 40,000 पंच सरपंच गांव की सेवा सीधी कर रहे हैं, उनके हाथ में 3500 करोड़ रुपया पहुंचा। ये अधिकार नहीं मिला, मगर कोई नहीं बोलेगा। हमें कहते हैं वोट बैंक की राजनीति कर। क्यों घाटी में सिर्फ मुसलमान रहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? घाटी में भी मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं। धारा 370 अच्छी है तो सबके लिए अच्छी है और बुरी है तो सबके लिए बुरी है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते। मान्यवर, 3 परिवारों के शासन ने जम्मू कश्मीर को बैन में रखा।
जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र को परकोलेट नहीं होने दिया और आज ये राष्ट्रपति शासन के अंदर प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में वहां पर चुनाव हुआ। 40,000 पद सरपंच आज काम कर रहे हैं। चुनाव में एक बूंद भी खून की भूमि पर नहीं गिरी, शांतिपूर्ण चुनाव हुआ और 5-5%, 7-7% वोट लेकर ये देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो लोग आते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं 50-50% वोटिंग हुआ। ये बात बताती है कि जम्मू कश्मीर की जनता जमहूरियत चाहती है, लोकतंत्र चाहती है। अभी भी मैं कहना चाहता हूं कि एक बार संपर्क बनाइए, राजनीति से ऊपर उठिए, वोट बैंक की राजनीति को किनारे करिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि 370 ने जम्मू कश्मीर का कितना किया। मान्यवर, मैंने कहा जम्मू कश्मीर की गरीबी के लिए 370 जिम्मेदार है। और मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 2004 से 2019 तक 2,77,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर को भारत सरकार की ओर से भेजा गया। 2,77,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी पैकेज के अलावा। मान्यवर, नीचे देखते हैं तो जमीन पर कुछ नहीं। मैं इसमें बाद में आता हूं क्यों कुछ नहीं, मगर 2011 और 12 में भारत में प्रति व्यक्ति भारत सरकार ने 3683 रुपया भेजा, 3683, और जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति 14,255 रुपया भेजा, मगर वहां विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि करप्शन को कंट्रोल करने वाली एजेंसियों को वहां एंट्री नहीं है। कौन रोकता है? 370 रुपया। मान्यवर, 2017 से 18 भारत में प्रति व्यक्ति एवरेज 17-18 में 8,227 रुपया भारत सरकार ने भेजा, और जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति खर्च 27,358 रुपया, मगर नीचे तक नहीं जाता, क्योंकि धारा 370 ने मोनोपोली बनाई है। वहां का ही व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। चंद लोग जो 3 परिवार के साथ जुड़े हैं, उन्होंने सीमेंट की एजेंसियां ले ली, लोहे की एजेंसियां ले ली। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं, सीमेंट वहां पर देश से 100 रुपया प्रति थैली महंगा है, 100 रुपया प्रति थैली महंगा। क्यों? क्योंकि किसी को बिजनेस करने की वहां परमिशन नहीं है, स्पर्धा ही नहीं होती है, और ये 3 परिवार का आशीर्वाद जिस पर होता है वही बिजनेस कर पाता है। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं, जो 370 की वकीलात करते हैं, ये रुपया कहां गया? जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर ऑडिटर गया, एडमिनिस्ट्रेटर रखा, अच्छे के चेहरों पर मैंने मान्यवर सर्दियों में पसीना देखा है। और ये जो हो अल्लाह हो रहा है, वो जम्मू कश्मीर के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि हो अल्लाह इसलिए हो रहा है कि अब जांच शुरू हुई, वहां राष्ट्रपति शासन है, जांच शुरू हुई है, इसलिए हो अल्लाह। मैं समझता हूं कि इसको एक अलग रंग देना चाहते हैं। और मान्यवर, क्या मिला घाटी के व्यक्ति को? देश आजाद हुआ, देश भर में एवरेज कीमत 1 एकड़ की 3,000 रुपया थी। देश के कई हिस्सों में 30 लाख हो गए, कई हिस्सों में 10 लाख हो गए, कहीं पर 3 करोड़ हो गए, मगर 10 लाख से नीचे शहर के आसपास कहीं पर जमीन का दाम कम नहीं है। और आज जम्मू कश्मीर में क्या है? 3,000 से 30,000 भी नहीं हुआ। जिसके पास भूमि है उसका दाम क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि खरीदारी नहीं है, कोई खरीद ही नहीं सकता है। अब जब कोई खरीद नहीं सकता है तो दाम भला कहां से बढ़ेगा? भाई, क्यों गरीब रखना चाहते? मैं पूछना चाहता हूं कि आप उस व्यक्ति को जिसके पास भूमि है उसको गरीब क्यों रखना चाहते? इसकी वेल्थ को क्यों नहीं बढ़े? राम गोपाल जी कह रहे हैं, मान्यवर, आपके माध्यम से मैं, लखनऊ के आसपास कितना भाव हुआ, कितना रेट हो गया, तो श्रीनगर वाले को राम गोपाल जी अधिकार नहीं है क्या? हमें नहीं देना है क्या? क्यों रोक कर रखना है उसको? मान्यवर, एक गरीबी जो वहां गई है, बढ़ी है, इसका मुख्य कारण धारा 370 और 35 है। मान्यवर, भ्रष्टाचार अथाह हुआ, करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया भारत सरकार ने भेजा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, और कोई भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने वाले कानून वहां पर अप्लाई नहीं होने दे, 370 का उपयोग। मान्यवर, पर्यटन, पूरी दुनिया मानती है कि कश्मीर की घाटी और लद्दाख जमीन पर का स्वर्ग है। मुगल काल से सब लोग मानते हैं, मगर पर्यटन जितना बढ़ना चाहिए था वहां नहीं। बर्फ भी है, तालाब भी है, घाटी भी है, वन भी है, अपाह अथाह
अपार और अथाह संभावनाएं पड़ी है पर्यटन की, मगर वहां पर पर्यटन नहीं बढ़ा क्योंकि कोई भी अच्छा होटल वहां भूमि ही नहीं खरीद सकता। और भला कौन जाएगा बाहर? पर्यटन की संभावनाओं को सीमित करने का काम धारा 370 ने। बड़ी बड़ी कंपनियां वहां जाना चाहती है, अच्छे होटल लगाना चाहती है, बहुत बड़ी ट्रैवल कंपनियां वहां अपना ऑफिस खोलना चाहती है, घाटी के अंदर खोलना चाहती है। खुल गई तो घाटी के लोगों को रोजगार मिलेगा, घाटी के युवाओं को कामकाज मिलेगा, वो टैक्सी चलाएगा, वहां नौकरी करेगा, कोई गाइड बनेगा। परंतु वहां इसलिए पर्यटन बढ़ नहीं सकता क्योंकि वहां पर 370 के कारण कोई बड़ी पर्यटन। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्कृत शोबे में एक मुस्लिम प्रोफेसर के तकर्रुर के खिलाफ तुलबा का एहतजाज आज 14वें दिन में दाखिल हो गया। तुलबा अपने मुतालबे से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि फिरोज खान का तकर्रुर मनसूख किया जाए। दूसरी तरफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तदलाल है कि प्रोफेसर फिरोज खान दस्तूर और कायदे के मुताबिक मुंतखब हुए और इनको शोबे संस्कृत से हटाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी दौरान प्रोफेसर फिरोज खान ने कहा कि उनके तकर्रुर पर तुलबा के एहतजाज से उन्हें दुख पहुंचा है और वो इससे तौहीन समझते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मालूम होता तो इस जायदाद के लिए दरखास्त ही नहीं देते। यूनिवर्सिटी के एक तालिब ने संस्कृत शोबे के लिए प्रोफेसर फिरोज खान के तकर्रुर को साजिश और पंडित मदन मोहन मालवीय की आत्मा को तकलीफ के मुतरादिफ करार दिया और कहा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उसूल में यह है कि इसमें ना तो कोई गैर हिंदू पढ़ सकता है और ना ही पढ़ा सकता है। ऐसे में एक मुस्लिम प्रोफेसर का तकर्रुर क्या माने रखता है। रिलायंस जियो ने माह सितंबर में 69,83,000 नए सब्सक्राइबर्स को अपने नेटवर्क से जोड़ा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से फराहम करदा डाटा के मुताबिक इसी माह के दौरान भारती एयरटेल और वोडाफोन के 49 लाख कस्टमर हाथ से निकल गए। जियो के मौजूदा कस्टमर की तादाद 35,52,00,000 है। माह सितंबर के दौरान MTNL 8,717 और BSNL 7,37,000 सब्सक्राइबर से हाथ धो बैठी है। स्कूलों में अब तक लंच के वक्फे की घंटी बजा करती रही है, लेकिन दक्षिण कन्नड़ा जिले के स्कूल में पानी पीने के लिए भी घंटी बजाई जा रही है। पानी पीने के फवायद से मुतालिक शऊर बेदार किया जाए। स्कूल के प्रिंसिपल MJ जोज ने बताया कि बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना जरूरी है। गर्मी की शिद्दत और मौसमी हालत के तहत जिस्म में पानी की दरकार मकदार न होने के सबब मुख्तलिफ किस्म के अमराज जन्म लेते हैं। तुलबा के वालिदैन का अक्सर यह कहना रहता है कि उनके बच्चे घर से पानी की बोतल भरकर तो ले जाते हैं, लेकिन भरी बोतल लिए घर वापस होते हैं। बच्चों को पानी पिलाने का कोई मेकानिज्म भी नहीं है। चुनांचे हमने इसके लिए खास वक्फा देने और टीचर्स की मौजूदगी में बच्चों को पानी पिलाए जाने का तरीका मुतारिफ करवाया है। बच्चों में पानी पीने की आदत से अच्छे असरात देखे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पानी की घंटी दिन में 3 मरतबा बजाई जाती है। पहली घंटी सुबह 10:30 बजे, दूसरी घंटी दोपहर 12 बजे और दोपहर 2 बजे। स्कूल के प्रिंसिपल की राय है कि मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वह तमाम स्कूली तुलबा के लिए दरकार मकदार में पानी पीने को लाजमी करार दे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।